जय फ्रेंड्स, सो हम देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन। और ये टॉप 20 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज मैं सोया ही रह गया। ठीक है, तो नींद नहीं खुली, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। तो फिर चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं। और डेली भाई डेली अपलोड करना है, बस थोड़ा सा लेट हो गया तो इसके लिए सॉरी फॉर दिस। ठीक है, बाकी थोड़ा सा लेट में हो गया, बट बाकी डेली आप लोगों को जैसा वीडियो हमने कहा था प्रोवाइड करने के लिए तो प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा लेट बस हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, अब लेट हो गया तो फिर भी क्या कर सकते हैं, बट आराम से थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि तरंग क्या है, वेव किसे कहते हैं, व्हाट इज अ वेव, मतलब कि वेव किसे कहते हैं, तरंग किसे कहते हैं। फिजिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या समझना है। तो वेव किसे कहेंगे भाई, कि एक स्थिर वस्तु है, एक कैसी है तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, या फिर ऊर्जा का एक विक्षोभ जो माध्यम से यात्रा करता है। तो आइए वेव के बारे में समझते हैं। तो वेव का मतलब क्या होता है, वेव का सिंपल सा मतलब है कि आप बैठे हैं, आपको जो भी हम बोल रहे हैं अगर तेजी से बोलने लगे तो इस कमरे में क्या होगा, थोड़े से झटके की आवाज आ जाएगी। और ये जो झटके की आवाज आ जाएगी ना, इसी को क्या कहेंगे, एक तरीके का जो डिस्टरबेंस होता है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं भाई वेव है, वेव तरंग है। बात समझ में आई क्या। तो इसे हम लोग वेव कहते हैं। आगे अगर हम बढ़ जाते हैं तो यानी कि अब अगर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, विक्षोभ है, यानी कि एक तरीके का क्या है, डिस्टरबेंस है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, कि यही आंसर हो जाएगा। तरंग क्या है, एक तरीके की डिस्टरबेंस है, एक तरीके का क्या है, एक तरीके का विक्षोभ है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, कोई पानी का एक पुल नहीं होता है। ठीक है, बल्कि ये क्या हम देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर पानी में गति दिखे तो फिर हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रंग तरंग का उदाहरण है, यानी वेव का एग्जाम्पल इसमें कौन सा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ए वेव, मतलब कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा नहीं है वेव का। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तरंग में, तो ध्वनि एक तरंग ही होती है। ठीक है, ध्वनि तो एक तरंग ही रहेगी। प्रकाश भी एक क्या होती है, वेव होती है। पानी की लहरें भी तरंग होती है। बट स्थिर जो इसमें अगर हम रस्सी की बात करें, स्टैंडरी रोप की अगर हम बात करते हैं, रस्सी की बात करते हैं, तो ये क्या होती है, ये भाई वेव नहीं होगी, ये सीधी एक क्या है, एक लाइन की तरह है, जिसको हम वेव नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये एक रस्सी है जो कि स्थिर है, तो इसको हम लोग वेव नहीं करेंगे। बट अगर वो मोमेंटम में है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम वेव कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही। अब तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, वेव लेंथ, यानी कि वेव की जो लेंथ होती है वो कितनी दूर तक जाती है, इसे हम लोग वेव लेंथ कहेंगे। तो वेव लेंथ को कैसे परिभाषित किया जाएगा, क्या हम डेफिनेशन इसकी रखने वाले हैं, कौन सी क्राइटेरिया रखेंगे कि यही क्या है, यही है वेव लेंथ। तो चलिए देखते हैं। एक तरंग की ऊंचाई, क्या हम देख सकते हैं कि इसकी हाइट को हम लोग मान सकते हैं। एक तरंग की गति को कह सकते हैं। एक तरंग के दो क्रमिक बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, इसी को नाम देंगे वेव लेंथ कहा जाता है। यानी कि इसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, इसे तरंग दैर्घ्य कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो देखिए, एक यहाँ पे फॉर्मूला निकलता है कि E इज इक्वल टू, यहाँ पे हम म्यू कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक नियतांक भी लग जाता है, जिसे प्लांक नियतांक के नाम से जाना जाता है। ये हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग, या फिर हम इसे तरंग में मतलब कि बताया जाता है कि जितनी ज्यादा हमारे यहाँ एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही आवृत्ति जो है वहां पे इंक्रीज होती दिखती है। तो ये चीजें हम देखेंगे, वो तो कॉन्सेप्ट क्लास में बताया जाता है। ऑफलाइन क्लास में भी अभी जस्ट कल ही हमने इसका क्लास लिया है, तो हमें लगा कि ठीक है फिजिक्स का है तो ये टॉपिक जो है उस पर हम लोग अभी ले लेते हैं, ताकि ऑफलाइन बच्चों का इसमें रिवीजन भी हो जाए। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो आवृत्ति एसआई का मात्रक क्या होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, तो भाई हर्ट्ज होगी इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, हर्ट्ज इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है आवृत्ति की। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो
फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ये कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें बातें बता के रखी गई है कि बहुत कठिन होता है, कुछ नहीं कठिन है। इसका मतलब है जितनी एनर्जी बढ़ेगी बस उतनी आवृत्ति बढ़ेगी, बस इतनी सी बात है। ऊर्जा के साथ जो है इसका रिलेशन होता है। आगे देखते हैं हम लोग अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, ट्रांसवर्ड वेव ये जो होती है अनुप्रस्थ तरंग, कणों का कंपन तरंग की दिशा में कैसा होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ना कि आपको अनुप्रस्थ कहना किसे है। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य ये दोनों में अगर हम समझे तो अनुप्रस्थ हम किसे कहेंगे। तो देखिए अनुप्रस्थ का मतलब है कि जब आपका स्लीपर बैग टूट जाए, ठीक है, जब स्लीपर टूट जाता है तो उसमें आप किस तरीके से चलेंगे। तो स्लीपर टूट जाए तो आप जैसे पुष्पा मूवी में चलता है तो वैसे आप चलने लगेंगे। ठीक है, तो पुष्पा मूवी की तरह आप चलने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि अब जो है उसमें, ठीक है, उस तरीके से अगर आप चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये आपको कौन सी यहाँ पे तरंग मिल रही है, तो उसको हम अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। लेकिन अगर आप ऐसा सीधा चलते हैं कैसे, एक गति कौन सी है, जैसे आप नॉर्मली चल रहे हैं। ठीक है, जो आप नॉर्मली चल रहे हैं तो आपका पैर एक बार अप होगा भाई, फिर डाउन होगा, फिर अप फिर डाउन, इस तरीके से चलेगा ना। तो ये जो स्ट्रिंग और गर्त इसमें बनता जाएगा, तो इसको हम नाम देंगे अनुप्रस्थ। बट अगर हम बात करें ऐसा स्ट्रेट लाइन में जो इस तरीके से होती है, फिर यहाँ एक बार जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें ऐसी गति देखने को हमको मिलती है। ठीक है, अब ऐसी गति अगर हमको देखने को मिलेगी तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देते हैं अनुप्रस्थ कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं, एक मिनट, ये है अनुप्रस्थ, कंफ्यूजन नहीं हो। अनुप्रस्थ ये क्या है, अनुदैर्घ्य, एक साथ लिख के हमने एग्जांपल बता दिया, इसलिए ये अनुदैर्घ्य है, ये अनुप्रस्थ है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ में हम ऐसा सिंपल चलते हैं। अनुदैर्घ्य में हम कैसा चलेंगे, तो अनुदैर्घ्य में चलेंगे कि भाई किसी का स्लीपर टूट गया है तो चलेगा उस तरीके से। केचुए को आपने देखा तो केचुआ भी अनुप्रस्थ गति करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम कहेंगे कि ये जो अनुप्रस्थ तरंग है इसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा में होता है। तो अगर हम बात करें तरंग की दिशा में, तरंग की दिशा के लंबवत अनियमित रूप से, कोई कंपन नहीं, तो तरंग की दिशा के लंबवत, यानी कि अनुप्रस्थ इस तरीके से चल रहा है, तो अनुप्रस्थ जब ऐसे चल रहा है तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये लंबवत दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरंग की दिशा के लंबवत। ठीक, अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अनुदैर्घ्य तरंग। अभी हमने बताया अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहेंगे, तो अनुदैर्घ्य तरंग भाई ए है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि स्लीपर आपका अभी जो है टूट चुका है, तो अनुदैर्घ्य तरंग का क्या उदाहरण होगा। तो देखिए प्रकाश तरंग एक ऐसा है, तो प्रकाश एक तरीके का कैसा माध्यम है, एक ऐसा काम करता है। ठीक है, ये आता किसमें है, तो इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव में आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग में आता है प्रकाश। ठीक है, उसमें ऐसे 7 अलग अलग तरंगे हैं, तो उसमें से जो उसका टाइप हम देखते हैं तो उसमें 7 अलग अलग मिलते हैं, उनमें से प्रकाश जो आता है, तो इसमें हम देखेंगे कि इनका व्यवहार कैसा है। तो व्यवहार इनका कैसा मिलता है, अनुप्रस्थ जैसा व्यवहार मिलता है। ठीक है, ये अनुप्रस्थ जैसा व्यवहार मिलता है, बट अनुप्रस्थ है नहीं, अनुप्रस्थ जैसा व्यवहार देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये अनुप्रस्थ, इसको भी हम नहीं रखेंगे। ठीक है, और मतलब अनुप्रस्थ में अगर हम देखेंगे तो ये भी आ जाएगा, और ये केवल ध्वनि तरंग ऐसा है जो किसमें आएगा, तो ध्वनि तरंग हम रख सकते हैं कि ये किसमें आ जाएगी, यही आ जाएगी अनुदैर्घ्य तरंग में। ठीक है, क्योंकि इन सभी के व्यवहार कैसे हैं, इन सभी के व्यवहार हैं अनुप्रस्थ जैसे, तो इसमें V क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तरंग की गति, वेव स्पीड क्या होती है, तरंग की गति की गणना कैसे की जाएगी, कैसे हम पता करेंगे कि तरंग कितनी तेजी से चल रही है, वेव की स्पीड क्या है। तो हम इसमें क्या करते हैं, स्पीड निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पे किया जाता है कि फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर देते हैं, तो वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, तो भाई वेवलेंथ से कर देंगे, इसका जो है हम लोग मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। पानी की सतह पर बनने वाली तरंगें किस प्रकार की हैं, तो पानी की सतह है। अब सतह से ही हमको ये पता चल गया कि भाई क्या है, सतही तरंगें हैं, सरफेस वेव है।
ठीक है, तो इनको हम सतही तरंगे कह देंगे। ठीक है, सतही तरंगे इनको नाम दिया जाएगा। ये अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य ना कह के बल्कि हम इनको सतही तरंगे कहेंगे। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? ठीक है, कौन से माध्यम में अगर हम देखें तो ध्वनि की गति सबसे तेज होगी, तो आपको हम बता देते हैं। देखिए, दो तरीके से वेव होती है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको हम यहां से, एग्जांपल ना करके बल्कि हम आपको कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा बताना चाहते हैं। 1 मिनट आप रुकिएगा और यहां से हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ए है वेव। ए अगर वेव है तो वेव होती है दो तरह की। ठीक है, एक वेव क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरी क्या होगी? तो इसको हम लोग नाम देते हैं दूसरे को यांत्रिक तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग। और इसको क्या कहते हैं? तो विद्युत कहेंगे, अंग्रेजी बताने लगे हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो ये दो तरह की तरंग होती है। ये दो तरह की तरंग होती है, दो तरह की वेव होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये जो यांत्रिक तरंग है, तो इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? हमको यहाँ ये देखने को मिलता है, ठीक है, कि कौन किसमें गति कर सकता है। तो इसको देखिए ना, इसको किसी भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। इसको अगर माध्यम नहीं मिलता है तो बिना माध्यम के भी ये गति कर सकता है। बट इसमें क्या होगा? इसमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले ठोस में ज्यादा जो है इसको गति करने में आसानी होगी, तो ठोस के बाद द्रव और द्रव के बाद गैस और निर्वात में 0 हो जाती है। बट इसमें अगर हम देखें तो बिना माध्यम के, मतलब निर्वात में भी ये गति कर सकता है, निर्वात में ज्यादा रहेगा, फिर जो है गैस में, और फिर द्रव, और फिर जो है ठोस में। ठीक है, तो इसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चला कि भाई देखिए, किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज होगी। अब ध्वनि किस जगह पे हम रखते हैं? तो ध्वनि को हम रखते हैं यांत्रिक तरंग में। ठीक है, अब यांत्रिक तरंग में अगर हम ध्वनि को रख रहे हैं, इसका मतलब है कि ध्वनि जो है ये किसमें सबसे तेज चलेगी? तो भाई ठोस में। ठीक है, और ठोस यहाँ पे क्या है? तो वायु तो ठोस है नहीं, वाटर नहीं है, निर्वात नहीं, तो लोहा। यानी कि लोहे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हमको देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा तीव्र होगी। आप देखेंगे ना कभी रेलवे वाले पटरी पे, तो जाके आप दूर से कहीं काफी दूर जाके उस पे किसी चीज से मारिएगा, और जो रेल की पटरी होती है, तो काफी दूर रहेंगे तो आपको दो आवाज वहां पे सुनाई देगी। एक तो जो गैस के माध्यम से मतलब हवा में आएगी, और एक जो है उसके माध्यम से ही आएगी सीधा। ठीक है, तो दो आवाज आपको सुनाई देगी। तो सबसे ज्यादा गति किसमें करती है? तो ये जो है ठोस में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, तरंगों का उपयोग किस तकनीकी में किया जाता है? ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि भाई रेडियो संचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो रेडियो वेव एक होती है, रेडिएशन करके, उसमें भी, उसके माध्यम से, फिर एक्सरे में, तो जो एक्स रे होती है, ठीक है, एक्स रे, इससे हम लोग देखते हैं। तो कई इसके भी अपने अलग अलग उपयोग हैं। ठीक है, एक्सरे इमेज से लेके और भी सारी चीजें, सीटी स्कैन से, एएसआर रेजोल्यूशन जैसे वहां पे मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के, फिर अल्ट्रासाउंड में भी इसका उपयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी, यानी सभी में तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तकनीकी में इनका उपयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? व्हाट इज और, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हमने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव क्या है। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो केवल विद्युत क्षेत्र द्वारा निर्मित तरंगे हैं, केवल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्मित तरंगे हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कंपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं। ठीक है, ये केवल नहीं रहेगा बल्कि जो है दोनों इसका मिक्स होता है। ध्वनि तो आ जाती है किसमें? ध्वनि आ जाएगी यांत्रिक तरंग में।
निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है तो याद रखिएगा इसमें 7 होती है। कौन कौन? तो पहली होती है गामा, ठीक है, गामा तरंग। फिर इसमें क्या रहती है? तो एक्स रे आएगी, गामा रे आएगी, एक्स रे आएगी, यूवी आएगी, ठीक है। फिर इसमें विजुअल आएगी यानी कि दृश्य तरंग हम जिसको कह सकते हैं, दृश्य तरंग। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक आती है अवरक्त कहा जाता है, इंफ्रारेड करके, ठीक है, तो अवरक्त आएगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फिर माइक्रो आएगी, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म कहेंगे। और फिर लास्ट में एक आएगी रेडिएशन करके, ठीक है। तो इस तरीके से 7 अलग अलग होती हैं। अब इन 7 के अलावा जो रहेगा उसको हम कहेंगे कि विद्युत तरंग नहीं है। जैसे रेडियो आ गई, इसमें एक्सरे आ गई, ठीक है, ये दृश्य प्रकाश आ गए, तो अल्ट्रासाउंड जो है इसके तहत हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली तरंग कौन सा है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य यानी कि जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, बहुत कम वेवलेंथ, तो भाई गामा की रहेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी, बट इसकी वेवलेंथ की अगर हम बात करेंगे ना, वेवलेंथ की अगर इसकी बात की जाए तो वेवलेंथ इसकी कैसी होती है? तो वेवलेंथ भाई इसकी होगी कम। जितनी ज्यादा इधर हम जाएंगे, मतलब रेडियो की तरफ जितनी ज्यादा जाएंगे उतना ही हमको जो है वेवलेंथ ज्यादा मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग संचार में किया जाता है? यानी संचार में हम किसका उपयोग करते हैं, ठीक है, संचार के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो अगर देखेंगे तो एक्सरे तो आएगा नहीं, गामा किरण आएगी नहीं, परावैंगिक किरणें नहीं आएंगी, तो रेडियो तरंगे जो होती हैं, ठीक है, रेडियो तरंगे, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं कि भाई यही होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये उपयोग इनका हम संचार में कर सकते हैं, ठीक है, इनका उपयोग हम कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, संचार में कर सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है? यानी उनकी गति किस पे निर्भर करती है? तो भाई इनकी गति जो होती है, ठीक है, ये उनकी तीव्रता पर निर्भर करती है, ठीक है, उनकी तीव्रता पर, उनकी इंटेंसिटी पे निर्भर करती है। अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन किसको कहा जाता है? अवरक्त विकिरण किसको कहते हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो इसमें हम देखेंगे एक किस लिए उपयोग किया जाता है? तो रिमोट कंट्रोल में, ठीक है, ये रिमोट कंट्रोल में उपयोग होता है। आप देखे होंगे ये जो रिमोट है, अभी आप देख सकते हैं, तो कहीं से ना इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे अभी इसको हमको ऑन करना है, मान लीजिए इसको ऑन ऑफ करना होगा तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्विच से लेके जो भी होम पेज वगैरह सारी चीजें इसमें दी गई है, इसका रिमोट। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट कर सकते हैं, सारी चीजें इसमें हैं। तो हम देखते हैं ये कि कभी कभी ना हम इसका उपयोग, बट ये क्या होती है कि थोड़ा से कम दूरी के लिए होती है, ठीक है, इसमें वेवलेंथ माइक्रो की तुलना में कम होती है। तो हम इसको अगर ऐसा रहता कि मान के चलिए चल जाए कहीं भी, तो इसी रिमोट से ना हम क्या कर देते, हम इसी रिमोट से क्या कर देते, पूरे मोहल्ले की सब टीवी बंद कर देते। कहीं भी कोई चल रहा है सीरियल, ठीक है, सीरियल चल रहा हो, कोई भी अभी मूवी चल रही हो, कुछ भी चल रही हो, हम इसी रिमोट से पूरे मोहल्ले की टीवी बंद कर देते। अभी मोहल्ले की टीवी हम बंद कर देते, इसीलिए इसकी क्या बताई गई कि इसके वेवलेंथ कम की गई है। और इसका उपयोग जो हम लोग किस तरंग के तहत करते हैं, तो उसको नाम क्या दिया जाता है? अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग के तहत आती है, रिमोट कंट्रोल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब हम देखेंगे माइक्रोवेव ना, तो उसमें स्पीड गन का उपयोग किया जाता है। स्पीड गन मतलब क्या? आप गाड़ी कितनी तेजी से लेके जा रहे हैं बताएगा कि पकड़ो पकड़ो इसको बहुत तेज आ रहा है, ठीक है। तो इसको पकड़ने के लिए किसका काम किया जाता है? स्पीड गन स्पीड मापती है, बट ये रिमोट क्या करेगा? रिमोट, और इसको चलाते भी हम लोग कैसे हैं? कम दूरी जरूरी होती है। अभी मान के चलिए ना चलेगा तो ऐसे चलाने लगेंगे हम, ठीक है, अब ऐसे चलाएंगे, इसको यहाँ सटा देंगे, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग चलाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें ना वेवलेंथ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो रिमोट कंट्रोल में इसका उपयोग करते हैं। बाकी मोबाइल संचार, कीटाणु शोधन, इन सब के बारे में हम कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि भाई जब इसको हम क्या करते हैं, तो इसको हम लोग, इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है यूवी को लेके, ठीक है, वो फिल्ट्रेशन में, वहां पे हम देखते हैं कि कीटाणु को मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
पराबैंगनी किरणें, ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं पराबैंगनी, जिसको यूवी के नाम से हम लोग जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इससे अगर हम देखें पराबैंगनी किरणों को, तो ये अधिक संपर्क में आने से क्या खतरा होता है, तो भाई इससे स्किन कैंसर होता है, ठीक है, स्किन कैंसर। बट याद रखिएगा स्किन कैंसर ना ये केवल किनको होगा, जो व्हाइट मैन होंगे, ठीक है, मतलब ये ब्लैक लोगों को नहीं पकड़ता है, ब्लैक लोगों से अच्छे अच्छे डर जाते हैं और ये भी जो है डर जाता है, तो ब्लैक लोगों को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्किन कैंसर जो होता है, होता किनको है, तो भाई ये होता है केवल और केवल थोड़े से जो बेचारे ऐसे रहेंगे, मतलब हम लोगों को उतना ज्यादा थोड़ी है जी, अभी यहाँ उतना ज्यादा नहीं दिक्कत है, हम लोग को कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो ज्यादा जो है यहाँ पे जितने ज्यादा जो ब्लैक रहेंगे उनको क्या होगा, तो उनको जो है स्किन कैंसर नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसके और भी तरीके हैं, क्या किया जाता है, तो O3 मतलब कि ओजोन परत है, ओजोन परत है जो क्या करती है भाई, ये हमारे मंडल में, वायुमंडल में मिलती है, बट इसको हम लोगों ने अभी इस पे भी अपना क्या करना हमने शुरू कर दिया है, ग्लोबल वार्मिंग से लेके सारी चीजें, तो ये भी अब धीरे धीरे पतली होगी, और जैसे पतली होगी तो इसका प्रभाव पड़ेगा, तो स्किन कैंसर जैसे चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। देखिए आवृत्ति सबसे ज्यादा भाई गामा की मिलेगी, गामा की आवृत्ति सबसे ज्यादा, सबसे कम रेडियो की, तो गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मिलती है, तो गामा कहाँ चला गया, गामा किरण, ठीक है, गामा किरण की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। सूर्य से आने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों में मुख्य रूप से कौन सी तरंग होती है, तो सूर्य से आने वाली कौन कौन सी तरंगे इसमें रहेंगी, तो हम देख सकते हैं सूर्य से आने वाली तरंगों में दृश्य प्रकाश भी रहेगा, और रक्त भी रहेगा, और पराबैंगनी किरणें भी रहेंगी, ठीक है, तो ये तीनों जो है इसमें आती हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक्सरे का उपयोग किस चिकित्सा के लिए किया जाता है, एक्सरे, तो भाई एक्सरे का किसमें करेंगे, तो हड्डियों की तस्वीर लेने के लिए, ठीक है, हड्डियों की तस्वीर लेने के लिए। देखिए ये क्या करता है ना, तो ये मांसपेशी को हेल के अंदर चला जाता है, मानिए उसको ढक के अंदर चला जाएगा, तो वहां जाएगा तो इसकी मुलाकात किससे हो जाएगी, बोन्स से। अब आपको हम बोन्स दिखा देते हैं, ये रही भाई बोन्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर हमको इस बोन्स में देखना है, तो यहाँ से हम अभी एक्सरे भी आपको करके दिखा देते हैं, अब सारी व्यवस्था हम रख लिए हैं, एक्सरे सब कुछ यहाँ कर देते हैं, अभी आप टेंशन नहीं लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ से इस बोन्स का हम कर देते हैं एक्सरे, यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया है भाई, एक्सरे कर दिया है। अब देख सकते हैं इस पे आपको हो सकता है उतना क्लियर ना दिखे, बट हम इसको थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करते हैं, मे भी आपको ये चीजें दिखाई दे। अब आप देखेंगे ना कि यहाँ से जो एक्सरे हो चुका है, ठीक है, इसका जो एक्सरे हो चुका है, इसमें आपको क्या लिखेगा कि अगर हमने यहाँ से जो किरणें छोड़ी हैं, ठीक है, एक्सरे, ठीक है, जो किरण हमने छोड़ी है, अगर इससे क्या होता है कि इस बोन्स को क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाता है, इसका एक या हमको एक पिक्चर दिख जाता है, बट अगर कहीं से कहीं क्रैक होगा, बाल जितना भी अगर एक क्रैक होगा ना, तो इसमें क्या दिखेगा कि वो चला जाएगा। अब इससे क्या हमको पता चलेगा कि भाई ये कहीं ना कहीं क्रैक है, तो इसका उपयोग केवल बोन्स के लिए नहीं, बल्कि जो है इसका उपयोग हम लोग देखते हैं तो रेल की पटरी से लेके और भी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और ये आप लोगों को बोन्स के बारे में बायोलॉजी जब पढ़ाते हैं तो उसमें आप लोगों को सारी चीजें बताई जाती हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और इसको हम हड्डियों की तस्वीर के लिए याद रखेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और ज्यादा समय आपका हम लेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे भी हम थोड़े से लेट हैं, तो आज थोड़ी सी आपको स्पीड हाई लिखी होगी, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आप इतने जल्दी जल्दी काहे पढ़ा रहे हैं, इतने जल्दी जल्दी काहे बोल रहे हैं, बिकॉज आई एम लेट, क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं, इंग्लिश हमारी बहुत तेज है, ठीक है। हमको इंग्लिश में ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, इंग्लिश में कुछ चीज़ें आती हैं हमको जिनको हम बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और मीनिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें, मीनिंग हमारी ज़्यादा दिक्कत करती है, मीनिंग याद नहीं होती जल्दी, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी मीनिंग नहीं याद होती है, हम ये परेशान रहते हैं इतनी सब मीनिंग याद करने के लिए हम खाली आए हैं यहाँ पर, तो अभी बहुत सारी चीजें याद करनी है, और भी काम होते हैं जीवन में, तो केवल मीनिंग नहीं याद की जाती है। बाकी ठीक है, इंग्लिश जब पढ़ाया जाता है तो इंग्लिश देखिए आपको टेंस भी हमने पढ़ाया है, ऑफलाइन बच्चे जानते हैं कि टेंस भी हमने पढ़ाया है, और टेंस
पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं, इंग्लिश के दिग्गज टीचर, वो उनसे हमने मुलाकात किया तो उनसे बोला कि सर देखिए हमने टेंस ऐसे पढ़ाया और टेंस कैसा लगा, तो बोल रहे हैं कि ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ाया है। तो मतलब एक खुशी हुई कि बताइए हम जिस सब्जेक्ट को मतलब पढ़ा रहे हैं, भले हम सभी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं बस, बट ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में हम कम पढ़ा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, कहेंगे कि ज्यादा बात करते हैं। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।